सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के पेपर से रिलेटेड। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कल ही आया था, जैसा आप सबको पता है। इस नोटिफिकेशन की हम डिटेल्ड वीडियो आज शाम को या कल सुबह तक डाल देंगे। किसी प्रकार का आपको अगर डाउट है तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के बारे में। फ्रेंड्स, चाहे CET का पेपर रहा हो और चाहे TGT का पेपर रहा हो, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में रहती है वो रहती है सोशियो इकोनॉमिक के नंबर को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते वक्त गलतियां करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के नंबर कुछ लोग ले लेते हैं जबकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इन सभी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझना जरूरी है, ताकि आप भी वो गलती बार बार ना करें। और फिर क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि अगर आप फॉर्म में गलती करते हैं, हो सकता है कि HSSC उसके बाद फिर दोबारा से उसके करेक्ट करने का चांस ना दे, और उस चीज़ का कोई क्लेम भी नहीं कर सकता। कहीं फिर आप कहो कि मैं कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊंगा कि इन्होंने करेक्शन का चांस नहीं दिया, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा होता है कि HSSC का डिसीजन फाइनल होगा और इसके बाद कोई कुछ भी नहीं क्लेम किया जा सकता। जो भी क्लेम करना है आपको अभी करना है, और वैलिड प्रूफ और डॉक्यूमेंट के साथ। अब सबसे पहली बात तो इस सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की खास बात ये है कि अगर आप सोशियो इकोनॉमिक के नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप 5 नंबर या 4 नंबर जो भी आपकी कंडीशन बैठ रही है, अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आपके पास सबसे पहली जो बात है वो है कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए उस क्लेम का। वैलिड प्रूफ क्या क्या होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले कंडीशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहली जो कंडीशन दी गई है वो है कि 5% वेटेज जो है मैक्सिमम दिया जा सकता है। किस कंडीशन में? पहली कंडीशन ये दी गई है कि किसी भी अभ्यर्थी के घर में से या फिर वह स्वयं सरकारी नौकरी पे नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है, इस चीज़ का डिफरेंस का मेन ध्यान रखिए कि आपको फैमिली ID के हिसाब से अपनी फैमिली कैलकुलेट नहीं करनी है, जब बल्कि इन्होंने फैमिली की डेफिनेशन बिल्कुल साफ साफ लिखी है। हम पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फैमिली की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए नोट नंबर 3 दिया गया है। फैमिली का क्या मतलब है? यहाँ पर फैमिली सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए है, मेल एप्लीकेंट के लिए है वो स्वयं, जो व्यक्ति या फिर पुरुष या स्त्री जो भी अप्लाई कर रहा है वह स्वयं, उनके पिताजी, माताजी, वाइफ या फिर अनमैरिड ब्रदर और सन। तो यहाँ पर मेल एप्लीकेंट की यहाँ पर ये बात हो रही है। अगर आप यहाँ पर मेल है तो और आपकी शादी हो चुकी है तो आपके लिए फैमिली का ये मतलब होगा। अब आपने कई स्टूडेंट क्या होते हैं, उन्होंने फैमिली ID अलग अलग बनवा रखी होती है। फिर बाद में वो क्या करते हैं, वे पहले तो क्लेम कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक का नंबर, फिर बाद में पूछते हैं कि हम एलिजिबल थे या नहीं थे, मेरी फैमिली ID में तो बस यही मेंबर है। जबकि मेंबर जो है फैमिली ID के हिसाब से नहीं, फैमिली के हिसाब से देखे जाएंगे। ये बात जरूर ध्यान रखना। तो आपकी फैमिली ID चाहे एक ही फैमिली में आपने 4 ID बनवा रखी हो, लेकिन आपकी पूरी फैमिली को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपके नंबर लेने हैं तो आपको अपनी पूरी पूरी फैमिली कंसीडर करनी होगी। ये थी मेल एप्लीकेंट के लिए। फीमेल एप्लीकेंट के लिए जो कि अनमैरिड है, उनके लिए एप्लीकेंट हरसेल्फ यानी कि वो स्वयं, उनके फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट जिनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए वो स्वयं, उनके हस्बैंड यानी कि और साथ में ससुर, सास, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ यानी कि देवर, और सन यानी कि बेटा। और चौथी कंडीशन है डाइवर्स्ड फीमेल एप्लीकेंट, जिनका तलाक हो चुका है वो फीमेल कैंडिडेट, वो स्वयं, उनके फादर, यहाँ पे ससुर नहीं, यहाँ पर आएगा फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर या फिर सन। तो ये 4 कंडीशन बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है। इन कंडीशन को एक बार जरूर पढ़ लेना कोई भी नंबर क्लेम करने से पहले, कि आपकी फैमिली में ये सभी इंक्लूड होंगे और इनमें से कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, ना ही पहले होना चाहिए, ना ही इस टाइम पर जो एप्लीकेशन डेट है, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या दी गई है? वो दी गई है 26 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, 25 से 26 जून ऐसा ही डेट है जो भी है, यानी कि एप्लीकेशन डेट से के टाइम पे जो भी कंडीशन एप्लीकेबल है वो। अब दूसरी बात क्या है, सरकारी नौकरी के बारे में आपको ये भी देखना है कि रेगुलर एम्प्लॉई की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपके घर में से कोई सरकारी नौकरी पर है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ है, DC रेट पे लगा हुआ है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगा हुआ है, गेस्ट टीचर है या फिर आंगनवाड़ी वर्कर है, उसको रेगुलर एम्प्लॉई की लिस्ट में बिल्कुल नहीं गिना जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉय की भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। रेगुलर एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड, यानी कि रेगुलर एम्प्लॉय में कौन सा व्यक्ति नहीं इंक्लूड होगा, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने वाले लोग, डेली वेजिस पे काम करने वाले लोग, और गेस्ट टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को। यानी कि अगर आपके घर से कोई गेस्ट टीचर लगा हुआ है, आंगनवाड़ी वर्कर है, या डेली वेजिस पे काम करता है सरकारी डिपार्टमेंट में, या डीसी रेट पे है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी लगा हुआ है, फिर भी वो सरकारी नौकरी पे नहीं गिना जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल होंगे अपने नंबर लेने के। तो सरकारी नौकरी की कंडीशन एक तो हो गई ये। दूसरी बात कहाँ पर है कि ये जो सरकारी नौकरी है वह कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली जो एडवर्टीजमेंट थी, खास करके टीजीटी की अगर बात करूँ मैं, तो वहाँ पर सिर्फ इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट की बात कर रखी थी। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि चाहे वो हरियाणा सरकार की नौकरी हो, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी हो, या फिर दूसरे स्टेट की नौकरी हो, किसी में भी नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत बोल गया, पहले भी कंडीशन यही थी, किसी भी सरकारी नौकरी किसी भी स्टेट में हो या सेंटर में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं पे भी एप्लीकेबल होगी ये चीज़। अब उससे अगली बात यह है कि ग्रोस एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और जैसा कि ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल नीचे नोट 1 दिया गया है कि इट शैल बी कन्फर्म्ड। जो ऊपर की दोनों कंडीशन है, ए और बी, यानी कि सरकारी नौकरी और ग्रोस एनुअल इनकम जो कि 1,80 से कम होनी चाहिए, उसका डाटा जो है ये कहाँ से कन्फर्म करेंगे? पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी से, और एचआरएमएस से। अब यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपकी ग्रोस एनुअल इनकम गिनी जाएगी, ना कि नेट। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो जी ग्रोस इनकम तो 2 लाख रुपए है और नेट इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो वो नेट नहीं गिनी जाएगी, वो ग्रोस इनकम गिनी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल क्लियर कट ये समझने की बात है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि सभी सोर्सेज से होनी चाहिए इनकम। यानी कि मान लीजिए आप कोई सरकारी नौकरी छोड़िए, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, 5,000 10,000 जो भी कर रहे हैं, साथ में आपके पास खेती भी है 2-3 किल्ले की, तो वो इनकम दोनों ही इंक्लूड होंगी। या फिर कह लीजिए आपके पास मान लीजिए कोई दुकान है, दुकान की जो इनकम है प्लस आपके पास खेती बाड़ी का काम भी है, या फिर अदर बिजनेस है, या फिर आप नौकरी भी कर रहे हैं साथ में, तो उन सभी सोर्सेज की इनकम को इसमें गिना जाएगा। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? वो आती है फैमिली आईडी की इनकम को लेकर। फैमिली आईडी की इनकम को लेकर कई प्रकार की कंफ्यूजन है। एक तो है कि जब हमने अप्लाई किया उस टाइम हमारी इनकम जो है 1,80 से कम थी, और अब जब मान लीजिए आप नौकरी लगने वाले हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, फिर क्या होता है जी कि इनकम हमारी बढ़ गई है, अब 2.5 लाख रुपये इनकम हो गई है। तो वो उस टाइम की इनकम नहीं देखी जाएगी जब डीवी होगा, इनकम देखी जाएगी कट ऑफ डेट के हिसाब से ही। आपकी अप्लाई डेट है उस टाइम पे जो एप्लीकेबल है, और उससे पिछला प्रायर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू ईयर ऑफ एप्लीकेशन। अब ईयर ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है? ईयर ऑफ एप्लीकेशन है 2023-24, क्योंकि 2023 चल रहा है और ये महीना मई का है, और एप्लीकेशन जो शुरू होंगी वो 5 जून से होंगी। तो 5 जून किस फाइनेंशियल ईयर में आएगा? 2023-24 में आएगा। अब इससे पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? वो हो गया 2022-23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक की जो आपकी इनकम होगी उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको वेरीफाई किया जाएगा फैमिली आईडी के साथ। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, कई लोग क्या कहते हैं या फिर करते हैं कि फादर की फैमिली आईडी अलग बनवा रखी है, 1 लाख रुपए इनकम उसमें है, और अपनी खुद की अलग बनवा रखी है, 1 लाख रुपए इनकम उसमें है। तो ये जो है दोनों की जुड़ेगी, अनमैरिड मेल या अनमैरिड फीमेल के लिए उनकी स्वयं की इनकम, फादर या मदर की इनकम दोनों की जुड़ेगी, चाहे फैमिली आईडी 2 हो चाहे 4 बना रखी हो, क्योंकि इनकम जब फैमिली की कही गई है तो फैमिली में सभी इंक्लूड होंगे, और चीज़ को ये वेरीफाई कर लेंगे पीपीपी के माध्यम से। ठीक है, दूसरी बात,
अब फैमिली आईडी की इनकम की बात हो गई। वेरिफिकेशन, एक बात और भी कहना चाहता हूँ मैं आपको कि जो 1.80 लाख रुपए यानी कि 1,80,000 रुपये की जो इनकम है, ये आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, और फैमिली आईडी ही आप अपलोड करेंगे। ये वेरीफाई, उसमें फैमिली आईडी में इनकम आपकी वेरीफाई होनी चाहिए, ना कि डिक्लेयर्ड। कई सारी फैमिली आईडी आज की डेट में भी ऐसी है जिन पर इनकम जो है डिक्लेयर्ड इनकम लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा होना चाहिए वेरीफाइड इनकम। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिक्लेयर्ड इनकम को ये वैलिड नहीं मानेंगे और फिर ये वेरीफाई करेंगे अपने तरीके से, और फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, और फिर एलिजिबल नहीं रहोगे तो फिर ये आपके नंबर काटेंगे और आपके ऊपर केस भी करेंगे बाद में कि आपने गलत नंबर क्यों लिए बिना बात के। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखना है कि फैमिली आईडी जो है आपको अपनी इनकम फैमिली आईडी के हिसाब से नहीं, अपनी फैमिली की पूरी इनकम के हिसाब से देखनी चाहिए। दूसरी बात, आपको सभी सोर्सेज से देखनी चाहिए। तीसरी बात कि फैमिली आईडी की इनकम जो है वेरीफाइड हो। चौथी बात कि वो जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे वैलिड होनी चाहिए, और उसका वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप उसको पेश कर सको। कल कोई भी क्लेम ऐसा हो जिसको आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो ना तो कोर्ट आपकी सुनेगा और ना ही HFSC सुनेगा, ना ही सरकार। ठीक है, जिस चीज़ का आप क्लेम ले रहे हो उसका आपके पास पूरा पक्का प्रूफ होना चाहिए, वैलिड। ये नहीं है कि बाद की डेट का दिखा दिया या फिर बहुत पहले का दिखा दिया। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर कट रखनी चाहिए, क्योंकि अब इस चीज़ के मामले में जो है HFSC भी और सरकार भी बहुत ज़्यादा सख्त है। वो एकदम से केस करेंगे आपके ऊपर और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज़ इन्होंने पहले ही लिखी हुई है एडवर्टीजमेंट में ही। अच्छा जी, अगली बात जो है, दूसरी कंडीशन क्या है, आप सरकार इसमें सोशल इकोनॉमिक के नंबर किस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आप विधवा हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, यानी कि किसी के पिता की डेथ जो है 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है। यहाँ पर 42 साल की उम्र किसके लिए है, पिताजी की उम्र के लिए है, एप्लीकेंट की खुद की उम्र नहीं। उनके पिता की उम्र अगर 42 साल नहीं थी जब उनकी डेथ हुई, तब आप इन नंबर को ले सकते हैं। और इसमें पहला और सेकंड सिर्फ 2 ही बच्चे इंक्लूड होंगे, तीसरा नहीं होगा। तीसरी कंडीशन है कि फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड द एज ऑफ 15 साल, यानी कि एप्लीकेंट की खुद की उम्र 15 साल से पहले अगर डेथ हो चुकी है पिताजी की, तब भी ये वैलिड है, या फिर उनकी खुद की यानी कि पिताजी की ही उम्र 42 साल से कम थी, तब भी ये वैलिड होगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर एप्लीकेंट बिलोंग करता है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, यानी कि विमुक्त जाति और टपरीवास जाति, नोमैडिक ट्राइब ऑफ द स्टेट विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल्ड कास्ट, ना तो वो SC कास्ट होनी चाहिए और ना ही ये बैकवर्ड क्लास होनी चाहिए, उनको भी 5% नंबर मिलेंगे। और ये जो है विमुक्त जाति के लिए जो नोटिफिकेशन है वो हरियाणा सरकार ने जो है जारी की थी, उसमें लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कास्ट उसमें आती है या नहीं। आखिरी कंडीशन है एक्सपीरियंस के नंबर। अब एक्सपीरियंस में वैसे तो मुझे लगता है कि ग्रुप डी के लिए इस कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति नंबर शायद ना ही ले, लेकिन फिर भी अगर देख लेते हैं तो इसमें जो है 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है पीरियड है वो 8 साल तक का होना चाहिए। यानी कि ये अकेली कैटेगरी है जिसमें कि मैक्सिमम 4% ही नंबर मिल सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में। इसमें 5 नहीं है, इसमें सिर्फ 4 मैक्सिमम है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 साल का जो है आधा नंबर है। अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये नंबर कब मिलेंगे, जब आप डिपार्टमेंट में, बोर्ड में, कॉरपोरेशन में, कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट, सिर्फ हरियाणा सरकार के ही अगर आप किसी ऐसे पद पर रहे हों जो या तो ग्रुप डी के इक्विवेलेंट है या फिर इससे ऊपर वाली पोस्ट। ठीक है, तो वैसे तो देखिए अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में इन्होंने कही जो बात कही है, या तो सेम पोस्ट पे हो, यानी कि ग्रुप डी में व्यक्ति लगा हुआ अगर पहले ही है तो वो इस चीज़ के नंबर नहीं लेगा। ठीक है, मतलब कि अगर जो पिछली भर्ती में ग्रुप डी में लगा हुआ है, अगर ग्रुप डी से ऊपर वाली पोस्ट पे है, क्लर्क पे है, कोई भी अदर पोस्ट है ग्रुप सी की,
तो वो ग्रुप डी के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। इसमें जो है नंबर सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे ग्रुप डी में ही काम कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल क्लियर कट कंडीशन, बिल्कुल श्योर होकर आपके चलना है। ये नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिल रहे हैं 5 तो ले लिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप इस चीज़ में कहीं भी फ्रॉड करते हुए पाए गए तो आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको 3 साल के डीबैरिक भी किया जा सकता है एग्ज़ाम से, और आपके ऊपर कोर्ट केस भी चलेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अगर आपके डाउट हो तो हम आपका डाउट जरूर दूर करेंगे। धन्यवाद।